artificial intelligence is going to create a heavily centralized system of decision making, in which in the first phase the human decision making system will become subordinate to AI decision making, and in the second and third phases the human decision making system may be gradually phased out. So what is the natural philosophy? Is there any natural philosophy behind AI coming into existence? It appears that yes, what has happened, human जो thinking system है वो इतना complex और इतना self contradictory हो गया. So human thinking and consequent decision making became so complex and contradictory that nature ने अपना एक अलग ही decision making system develop कर दिया. अगर AI को philosophically देखें तो ऐसा लगता है कि nature ने एक decision making system अपना खुद का evolve कर दिया जिसमें self contradiction और conflict न हो, एक final decision making system हो, although it in the long run may be anti-human, but चूंकि ह्यूमंस ने अपने थॉट को और अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इतना कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्चुअल और सिविल वॉर टाइप का बना दिया कि कॉन्टिन्यूअस सिविल वॉर फॉर द लास्ट 2,000 years, कंप्लीट ह्यूमन हिस्ट्री इज अबाउट कॉन्ट्राडिक्शन. इट लुक्स लाइक कॉन्टिन्यूअस सिविल वॉर. तो नेचर ने इस कॉन्टिन्यूअस सिविल वॉर से इंसानों को बाहर निकालने के लिए शायद एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि अब लो हम एक कॉन्ट्राडिक्शन फ्री डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं. तो दिस इज हाउ. लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि ह्यूमंस ने जो अपना थॉट प्रोसेस डेवलप किया वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया कि वो अल्टीमेटली इसका कोई ना कोई, बिकॉज जब कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस होगा तो डिसीजन मेकिंग विल बी ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एंड मे बी that decision making process leads to wars. So this is where our own complex decision making has taken us to. तो अगर हम पीछे जाएं हिस्ट्री में तो देखते कहाँ से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अलग अलग पैटर्न स्टार्ट हुए. तो प्लेटो नाम के फिलोसोफर जो 3rd-4th century BC में हुए ग्रीस में, उन्होंने कहा 3 तरह की ओवरऑल सोच होती है. एक एपेटाइट से ड्रिवन सोच होती है, एक सो कॉल्ड ब्रेवरी या करेज से रिलेटेड ड्रिवन सोच होती है, और एक रीजन ड्रिवन सोच होती है. तो जो रीजन ड्रिवन सोच होती है वो सारे लिमिटेशन से ऊपर जाकर के सिर्फ और सिर्फ जो लॉ ऑफ नेचर है वहां पर जाकर के सोचती है. लेकिन जो एपेटाइट है, चाहे वो कितना भी उसमें सेल्फ प्रोटेक्शन हो जाए, बट वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल प्रोटेक्शन तक रह जाती है. और जो करेज वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा, रक्षा यहाँ तक सोच पाते हैं. तो वो भी रीजन गाइडेड एक लिमिट के आगे नहीं हो सकते. अल्टीमेटली इन कोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या हुआ कि जो लोग रीजन गाइडेड थे, जो लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करके चीज़ों को बताते थे, ये सच है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, उनके ऊपर अल्टीमेटली एपेटाइट वालों ने कैप्चर कर लिया. तो एपेटाइट जब कंट्रोल करता है ह्यूमन थॉट को तो उसमें रीजन बहुत पीछे चला जाता है. आज भी हमारे समाज में और पूरी दुनिया में जो लेफ्ट थिंकिंग है वो बेसिकली एपेटाइट ड्रिवन थिंकिंग है. ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को बायोलॉजी में रिड्यूस करके सोचने का एक ढांचा देती है, इसके आगे कुछ नहीं दे सकता. जब ऐसी सोच होगी तो सर्टेनली इसमें सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, 2 ग्रुप या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा. तो बेसिकली प्लेटो ने जो एपेटाइट वर्सेस रीजन की बात की थी, आज भी वही है कि दुनिया में 2 तरह की सोच हैं. एक रीजन ड्रिवन में क्या है कि आप अपनी जो नेचुरल लिमिटेशन है उससे ऊपर उठ करके जो सिर्फ लॉ ऑफ नेचर से चलने वाली चीजें हैं उसके बेसिस पर आप राइट एंड रॉन्ग डिसाइड कर सकते हैं. बट एपेटाइट में अपनी जो पर्सनल नीड्स हैं, जो फिजियोलॉजिकल और साइकोसोमैटिक नीड्स हैं, आप सिर्फ उसके बेसिस पर ही राइट और रॉन्ग देख पाते हैं. उसके बियॉन्ड आप राइट और रॉन्ग नहीं देख सकते. तो राइट और रॉन्ग तो हर दोनों थॉट प्रोसेस में है, बट जो एपेटाइट ड्रिवन राइट एंड रॉन्ग है वो बहुत बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड और लिमिटेड है, उसमें रीजन नहीं होता. इसलिए शायद एआई का आना
ये एक ऐसा लगता है कि एक नेचुरल फिलॉसफी है कि नेचर ने कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस जो वॉर की तरफ ले जाता है, झगड़े की तरफ ले जाता है, हेट्रेड की तरफ ले जाता है, उसको रिप्लेस किया है एक ऐसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन कम से कम हो, सब्जेक्टिविटी कम से कम हो, रीजन मैक्सिमम हो। लेकिन उस रीजन में जो एआई का रीजन है उसमें एक दिक्कत ये है कि वो मैकेनिकल रीजनिंग है, वो लॉ ऑफ नेचर वाला जो कॉम्प्रिहेंसिव रीजन है वो नहीं है। बट अभी तो इतना ही है कि एआई को जो इवोल्यूशन है वो ऐसे भी देख सकते हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड जो थिंकिंग था जिससे हेट्रेड और अनस्टेबिलिटी सिस्टम में ज्यादा आ गई थी, उसको न्यू थॉट प्रोसेस एआई जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन कम है और सब्जेक्टिविटी कम है, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है, वो अब डिसीजन मेकिंग के सेंटर में आने जा रही है। देयर आर मेनी रिसर्चेस ऑन थॉट प्रोसेसेस कैसे जनरेट होती हैं, कैसे इवॉल्व होती है, इस पर बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च किया। तो कई मॉडल्स बताए कि इंसान किस किस तरीके से सोचता है। तो उसमें से एक है कि जैसे नॉर्मेटिव थिंकिंग होती है, जैसे एक है इंडक्टिव थिंकिंग होती है, जैसे एक है डिडक्टिव थिंकिंग है, जैसे कुछ लोग इंस्टिंक्टिव थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग जैसे बट जो एक हाई लेवल थिंकिंग है उसमें सिस्टमैटिक थिंकिंग है, और कुछ है कि जैसे सिनेरियो थिंकिंग होती है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट मॉडल्स एंड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। और जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं वो हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करती है और वो थिंकिंग हमारे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करती है। सो एक्चुअली आवर डिसीजन मेकिंग process is controlled by our thought process. Thought process are of multiple types. कुछ लोग सिर्फ साइकोसोमैटिक मेथड में थिंकिंग करते हैं, जैसे उनका जो बॉडी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, और वो फिजिकल कंडीशन उनका जो मेंटल कंडीशन बनाती है और उससे जो थॉट आते हैं तो वो साइकोसोमैटिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बॉडी के इंटरनल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। जैसे किसी को भूख लगी है और उसके सोच में उसका भूख का रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको साइकोसोमैटिक कह सकते हैं। जैसे ऐसे ही किसी का सेक्सुअल अर्ज है और उसकी हर चीज में, हर रिएक्शन में अगर सेक्सुअलिटी ही रिफ्लेक्ट हो रही है, सो दैट इज साइकोसोमैटिक thought process. Most of the people are said to be driven and guided by psychosomatic method of thinking. वो अपनी बायोलॉजी को बियॉन्ड जा करके किसी ब्रॉडर सिस्टम को समझते हुए सोच कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। सिस्टम उनकी आंखों के सामने होता नहीं, सिस्टम वो समझ नहीं पाते। उसकी सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनके इंटरैक्शन से जो एक इंडिविजुअल का लिविंग कंडीशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सोच नहीं पाते। तो मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ सिस्टमिक थिंकिंग। दे जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज विजिबल बिफोर देम, जो सामने दिखाई दे रहा है, जो उनके लाइफ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, बस उतना ही सोच पाते हैं। वो जितने सिस्टम के कॉम्प्लेक्स यूनिट्स हैं उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है उसको नहीं देख पाते। जैसे भारत, तो भारत के बारे में सोचना का मतलब ये होगा कि 28 राज्य हैं, इसमें 800 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें हजारों जातियां हैं, हजारों ट्राइब्स हैं, हजारों तरह के कस्टम और कल्चर हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए सोचना, ये एक सिस्टमिक थिंकिंग है। जनरली लोग अपने घर के कंडीशन के अकॉर्डिंग या अपने पर्सनल लाइफ में जो चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। सो सिस्टमिक थिंकिंग करने से हम नैरोनेस से बचते हैं। बट पीपल आर नॉट ट्रेन्ड। एजुकेशन सिस्टम या फैमिली सिस्टम ऐसा है नहीं कि लोगों को सिस्टमिक थिंकिंग के लिए एनकरेज कर सके। तो जनरली इसलिए लोग अपना जो इंडिविजुअल लाइफ है और उस इंडिविजुअलिटी में जो बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक नीड्स है, जो सोशल कंडीशन है, उसके लेवल पर रहकर ही सोचते हैं, उससे ऊपर अपनी सोच को जाने नहीं देते। तो नैरो, ऐसी सोच नैरो होना फिक्स है, ऐसी सोच नैरो ही होगी, संकीर्ण जिसे कहते हैं वही होगी। फिर एक जो सिनेरियो थिंकिंग है, सिनेरियो मतलब कि हम सिर्फ अभी जो कॉजेज दिखाई दे रहे हैं सिर्फ वहां तक लिमिट ना हो करके ये सारे कॉजेज मिल करके 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद के फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेंगे, इसका प्रोजेक्शन बना करके जब सोचते हैं
और उस सोच के अकॉर्डिंग जब हम अपने प्रेजेंट को डिफाइन करते हैं, दैट इज सिनेरियो थिंकिंग. बट रेयरली इवन 1% पीपल आर कैपेबल ऑफ सिनेरियो थिंकिंग. लोग नहीं देखना चाहते कि इतने सारे कॉजेज जो चल रही हैं, इतने सारे जो रियलिटीज हमारे टाइम में चल रही है, इनका सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे देश पर, दुनिया पर 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या होगा, और जो फ्यूचर में वो जो होगा वो हमारे आज के प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट करता है और करना चाहिए. इसको मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को इंटरलिंक करके जो सोचना हो सकता है, नहीं करते. और जो करते भी हैं वो भी एक नैरोनेस के साथ करते हैं. अगर वो फ्यूचर में देखते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो अपना कास्ट के बेसिस पर देखते हैं, अपने बर्थ के बेसिस पर देखते हैं, या अपने लैंग्वेज के बेसिस पर देखते हैं, या पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पर देखते हैं. एक देश के हिसाब से नहीं देखते, एक सिविलाइजेशन के हिसाब से नहीं देखते. कैसे एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन से खत्म कर दी जाएगी ये नहीं देख पाते. फ्यूचर में कौन सा एक फोर्स है जो बाकी को खत्म कर सकता है. सिनेरियो थिंकिंग. सो मोस्ट ऑफ द पीपल deliberately choose to remain deprived of scenario thinking. For what? उनको लगता है कि जो उनके साथ अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रेजेंट में उनको जो चीजें डिजायरेबल है वो नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ता है आज से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, और वो खत्म हो जाएंगे. सिनेरियो थिंकिंग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल थिंकिंग, बायोलॉजिकल और साइकोसोमैटिक थिंकिंग. सो इसलिए सिनेरियो थिंकिंग इज वेरी वेरी पावरफुल. Our goals can be individual and immediate, but those goals can be realized, and we can leave those goals only in a predictable and certain future. लेकिन जो फ्यूचर बन रहा है उस फ्यूचर में तुम्हारे गोल्स रह ही नहीं पाएंगे, तो आप इस गोल का क्या करेंगे. इसलिए सिनेरियो थिंकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे ही सिस्टमिक थिंकिंग, कि जब हम किसी चीज पर सोचते हैं और उस सोच को अफेक्ट करने वाले जितनी अलग अलग जो चीजें हैं उनको नहीं देख पाते, तो आवर थिंकिंग इज बाउंड टू बी वेरी नैरो, रिएक्टिव, एंड इट्स फ्रस्ट्रेशन. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट थिंक, दे ओनली रिएक्ट. तो लोग सोचते नहीं, रिएक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें बैकग्राउंड में जो सिस्टम है और उस सिस्टम के बीच जो इंटरेक्शन है वो दिखाई नहीं देता. अब इंडक्टिव थिंकिंग क्या होती है कि कुछ लोग इंडक्टिव थिंकिंग में ये करते हैं, एक बहुत ही स्पेसिफिक कोई फिनोमिना है और उस स्पेसिफिक फिनोमिना से जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम जनरलाइज कर देते हैं, यूनिवर्सलाइज कर देते हैं. तो ऐसे थिंकिंग को इंडक्टिव थिंकिंग करते हैं. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसी ऑब्जर्वेशन को एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना देते हैं. इसमें कई बार अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम गलत रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में है, बट उसके रिजल्ट को आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो अलग कंडीशंस में है. तो इस तरह से हम कई बार वी बिकम द विक्टिम ऑफ टेकिंग द रॉन्ग कंक्लूजन्स, क्योंकि हम जिस बेसिस पर, हम जिस सिचुएशन को बेस बना करके अपना कंक्लूजन, वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड सिचुएशन है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, उससे जो कंक्लूजन निकाला उसको हमने एक जनरल बना दिया. तो ये इट टेक्स अस टू द रॉन्ग कंक्लूजन्स. वैसे ही है डिडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, जब एक बड़े प्रिंसिपल को हम छोटे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा जो प्रिंसिपल है वो छोटे कॉन्टेक्स्ट पर भी अप्लाई होता है, लेकिन जो छोटा कॉन्टेक्स्ट होता है, जो स्मॉल कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो रियलिटी है वो अलग है. लेकिन हम एक बड़े प्रिंसिपल को एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर देते हैं. कभी कभी तो ये एप्लीकेशन सही हो सकता है, बट कई केसेस में बहुत गलत होता है, तो हमें गलत डिसीजन की तरफ ले आता है. तो व्हेनेवर वी यूज और अप्लाई इंडक्टिव थिंकिंग एंड डिडक्टिव थिंकिंग, वी मस्ट बी केयरफुल कि हम जो स्पेसिफिक कंक्लूजन को जनरलाइज करें, क्या ऐसा जनरलाइजेशन सही है, ऐसा सोचना जरूरी है. क्या वैसे ही एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल को जब हम एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं तो क्या ऐसा एप्लीकेशन सही है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम एक सिचुएशन के कंट्रोल में आके ऐसा कर रहे हैं, ईगो में, फ्रस्ट्रेशन में, फियर में ऐसा कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ आवर थॉट प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. द अल्टीमेट पर्पस इज टू रीच द लेवल ऑफ रीजनिंग, रीजन बेस्ड थिंकिंग, जहाँ पर हम अपने फैमिली नैरोनेस से, अपने कास्ट के नैरोनेस से, अपने इंडिविजुअल नैरोनेस से
ऊपर उठ करके जब सोचते हैं, तो इसको प्लेटो ने कहा था कि ये रीजन गाइडेड थिंकिंग है। और इसलिए उसने कहा कि जो लोग रीजन के लेवल पर आकर के सोचते हैं, सिर्फ वही लोग किंग हो सकते हैं, राज्य चला सकते हैं। इसलिए उसने ऐसे लोगों को फिलोसोफर किंग कहा था। और उसने कहा था जो एपेटाइट से ड्राइव होकर के सोचते हैं, ऐसे लोगों को हमें दूसरे काम में तो लगा सकते हैं, या इनको खुद दूसरे काम में जाना चाहिए, बट इनको डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में नहीं जाना चाहिए।